हे गाइस, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो आज हम आप लोग के लाए हैं स्टैटिक जीके का सेट नंबर 8। इससे पहले हम स्टैटिक जीके का सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन को उसमें बताया है सारे सेट में। आज हम सेट नंबर 8 लेके आए। इसमें फ्रेंड्स हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स सभी से मतलब 1-2 क्वेश्चन को लिए हैं और आज हम सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स चलिए, ना कोई ड्रामा ना कोई बकवास किए हुए हम अपना सेशन को शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। तो बताना आपको फ्रेंड्स, जो क्विक सिल्वर है उसका रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन में आपको दिया है पारा, यानी कि पारा जिसको बोलते हैं संस्कृत में। उसके बाद चांदी, स्वर्ण, तांबा। तो ये 4 ऑप्शन है और बताना आपको कि क्विक सिल्वर के मतलब जो है वो उसका रासायनिक नाम क्या है क्विक सिल्वर का। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा पारद, जिसको हम लोग पारा बोलते हैं। इसको संस्कृत में पारद बोलते हैं और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मरकरी। क्या, मरकरी। तो फ्रेंड्स क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। किसे? पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। आप इसे याद रखिएगा। हम इससे रिलेटेड लगभग कितना 10-15 क्वेश्चन बताएंगे, लगभग 10 क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हम जानेंगे यहाँ तो क्विक सिल्वर था। आप क्वेश्चन पूछ लेगा हॉर्न सिल्वर के नाम से कौन जाना जाता है, और पूछेगा अनबुझा चूना के नाम से कौन जाना जाता है, बुझा हुआ चूना के नाम से कौन जाना जाता है, क्विक लाइम के नाम से कौन जाना जाता है। सारे क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। आप लोग सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए हैं। तो यहाँ तक तो आप लोग जान लिए कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। पारा का जो सिंबल होता है क्या, Hg होता है। उसका परमाणु संख्या 80 होता है। ये आप लोग को पता ही होगा। तो फ्रेंड्स आज हम जान लेते हैं, क्विक सिल्वर हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि हॉर्न सिल्वर के नाम से कौन जाना जाता है, किसे कहा जाता है हॉर्न सिल्वर। तो जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। किसे? सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। आप इसे याद रखिएगा। इनका जो उपयोग किया जाता है फोटो क्रोमेटिक कांच बनाने में, फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? सिल्वर क्लोराइड का। आप इसे याद रखिएगा। सिल्वर से हम 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग सिर्फ इसे ध्यान में रखिएगा कि सिल्वर क्लोराइड को क्या कहा जाता है, हॉर्न सिल्वर, और इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में। उसके बाद पूछेगा सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग क्या करता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं हम लोग फोटोग्राफी के उपयोग में, उसका उपयोग करते हैं। किसको? किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। उसके बाद सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किसमें करते हैं हम लोग। तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग हम लोग करते हैं कृत्रिम वर्षा कराने में। पता है ना फ्रेंड्स, एक तो प्राकृतिक रूप से जो वर्षा होता है, आप लोग पता है, जो कृत्रिम वर्षा जो कराता है, कृत्रिम मानव जो निर्मित जो वर्षा के होता है, मानव के द्वारा जो वर्षा कराया जाता है वो सिल्वर आयोडाइड के ही द्वारा कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा कराया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड के द्वारा। उसके बाद सिल्वर तो बता दिए, ब्रोमाइड बता दिए, सिल्वर आयोडाइड बता दिए, सिल्वर क्लोराइड बता दिए। इतने सारे क्वेश्चन बता दिए। क्विक सिल्वर पता है किसे कहा जाता है, पारा को कहा जाता है। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, सबका उपयोग भी याद रखिएगा, किसका उपयोग किसमें किया जाता है। इसमें आपको मतलब क्या कहते हैं सीरीज में दे देगा मिलान करने के लिए। उसमें सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्विक सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड सबको मिलान करने के लिए कह देगा किसका उपयोग किसमें करते हैं, कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग करते हैं, फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं। ये सभी क्वेश्चन को आप इसे याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और चलते हैं, आप जानते हैं कि कैल्शियम जो क्विक लाइम है उसे किसे कहा जाता है, क्विक लाइम किसे कहा जाता है, क्विक लाइम। तो कैल्शियम जो ऑक्साइड है उसे क्विक लाइम कहा जाता है। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। इसे अनबुझा चूना भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है अनबुझा चूना के नाम से कौन जाना जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है, इसे क्विक लाइम भी कहा जाता है। इसके अलावा पूछेगा बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है। अनबुझा तो बता दे कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद यहाँ है बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है और अनबुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन एक ही था कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या था, उससे रिलेटेड देखिए 5 मिनट लगा दिए एक क्वेश्चन का डिस्कशन करने में। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कितने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताते होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम इसी तरह का वीडियो आप लोग को साथ शेयर करते रहे, क्वेश्चन का डिस्कशन करते आनंद लेते जाए। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि बादशाह अकबर, नाम सुना ही होगा आपने, मुगल वंश के जो शासक थे, तीसरा शासक, पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर ही था। तो बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था। जो फ्रेंड्स जो धर्म की स्थापना किए थे फ्रेंड्स, अकबर के जो द्वारा जो धर्म की स्थापना किए थे, यहाँ पे धार्मिक आंदोलन का मतलब सेंस में कहा गया है। तो कौन सा मतलब जो धार्मिक आंदोलन था, धर्म था, उसको मतलब उसको स्थापना किया गया था अकबर के द्वारा।
ऑप्शन आपको दिया दीन ए इलाही, जजिया, जिहर, खारज। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, दीन ए इलाही। जो दीन ए इलाही धर्म थे, इनका स्थापना किया गया था अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही धर्म था, इनका स्थापना किनके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। हम पॉइंट बाय पॉइंट बता रहे हैं, आप लोग सिर्फ याद रखिएगा। पॉइंट दीजिएगा अकबर। अकबर ये मुगल जो सम्राट थे उसके तीसरे शासक कौन थे? तीसरा शासक कौन थे? तो अकबर ही थे। और अकबर के द्वारा ही दीन ए इलाही धर्म को मतलब स्थापना किया गया था। पूछेगा कब किया गया था? तो 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को मतलब स्थापित किया था। कब? 1582 ईस्वी में। जो देखिए फ्रेंड, उस समय जितने भी धर्म थे सब से कुछ ना कुछ जो खास बात है, इंपॉर्टेंट बात है, सब बात को लेकर ये कुछ अलग धर्म को अपनाया और उस धर्म को जो नाम दिया वो दीन ए इलाही धर्म था। उसमें से मतलब सारे धर्म के लोग उसको अपना सकते थे, सारे धर्म के लोग दीन ए इलाही धर्म को। और का स्थापना कौन किया था? अकबर। कब? 1582 में। आप इसे याद रखिएगा। इतने सारे क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी से एक क्वेश्चन बनता है कि जो दीन ए इलाही धर्म था इनको मतलब अपनाने वाला प्रथम हिंदू कौन था? तो बीरबल था। कौन? बीरबल था। आप इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है जो कथक है फ्रेंड्स, किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? जो क्लासिकल डांस है कथक, ये किस क्षेत्र का है? ऑप्शन में आपको दिया उत्तर भारत, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये 4 ऑप्शन दिया है आपको। तो बताना कि कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कौन? कथक। इसके अलावा ऑप्शन में जो है उसको भी हम देख लेते हैं। केरल है, केरल में कौन सा है? तो कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन? कथकली और मोहिनी अट्टम। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी आप लोग पता ही होगा। उसके बाद तमिलनाडु का भरतनाट्यम। ये सभी शास्त्रीय नृत्य है और सभी स्टेट का, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, केरल का मोहिनीअट्टम और कथकली, और उत्तर भारत का कथक। तो आप सभी को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था, वो किस लिए किया था? उसका कोई रीजन होगा तब ना, मतलब जो गांधी जी के दांडी मार्च जो उसका आयोजन किया गया था, निकाला गया था, किस लिए? ऑप्शन में आपको दिया है अल्पसंख्यक पर अत्याचार के खिलाफ, हरिजनों पर अत्याचार के खिलाफ, सांप्रदायिक अवार्ड के खिलाफ, नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ। तो आप लोग को पता ही होगा जो नमक कानून को तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 में। तो ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ही हो जाएगा। नमक कानून के ऊपर जो कर लगाया था उनके खिलाफ गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ जो गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च किए थे। कब? 12 मार्च 1930 को सविनय अभियान शुरू हुए थे। उसके बाद दांडी मार्च निकाले और समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। कब? 6 अप्रैल 1930 को। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और क्वेश्चन पूछता है कि दांडी मार्च किस आंदोलन का भाग है? तो ये सविनय अभिज्ञान आंदोलन का पार्ट है कौन? दांडी मार्च। आप इसे भी याद रखिएगा। और ये वही आंदोलन है जिसमें मतलब जो महात्मा गांधी जी से सभी जनता को एक साथ एकजुट एकत्र करने में सफल हुए थे कौन? गांधी जी। तो ये भी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। और सविनय अभिज्ञान आंदोलन कब? 12 मार्च 1930 को। और नमक कानून को तोड़ा था कब? 6 अप्रैल 1930 को। तो ये सभी क्वेश्चन को आप इससे रिलेटेड याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि धन विधेयक जो मनी बिल है फ्रेंड्स, पेश करने की अनुमति कौन प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है धन विधेयक को पेश करने की अनुमति, और कहाँ करता है? किस अनुच्छेद में धन विधेयक? हम सभी के बारे में जानेंगे। पॉलिटी से क्वेश्चन है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन में आपको दिया राष्ट्रपति प्रदान करता, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर आप बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति प्रदान करता है धन विधेयक को पेश करने की अनुमति। कौन? राष्ट्रपति। तो आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 117 के क के अंतर्गत मतलब उनके अनुमोदित के बाद ही कोई भी धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति के अनुमोदित के बाद ही, अनुच्छेद कितने के अंतर्गत? 117। तो आप याद रखिएगा कि धन विधेयक को किसके अनुमोदित के बाद ही पेश किया जाता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदित के बाद। और सबसे पहले इसको कहाँ पेश किया जाता है धन विधेयक को? तो लोकसभा में सबसे पहले पेश किया जाता है। कहाँ पे? लोकसभा में सबसे पहले इसे पेश किया जाता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक है? तो आप लोग याद रखिएगा कि धन विधेयक की जो परिभाषा की जो है वो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत है। धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत है। और कहा जाता है उसमें कि कोई भी विधेयक धन विधेयक तभी कहलाता है, तभी समझा जाएगा जब उसमें कोई विषय से संबंधित प्रावधान हो उस विधेयक में। तो आप इसे याद रखिएगा, धन विधेयक किसके अनुमोदित के बाद पेश किया जाता है? राष्ट्रपति के अनुमोदित के बाद, अनुच्छेद 117 का क। उसके बाद सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है धन विधेयक मनी बिल? तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत है। तो अब इतने सारे क्वेश्चन को धन विधेयक से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये पॉलिटी से। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है कि इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? ये तीनों जो नदियां हैं, इंद्रावती, प्राणहिता, साबरी, ये किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन में आपको दिया है कृष्णा, कावेरी, साबरमती, गोदावरी। तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन डी हो जाएगा, गोदावरी। गोदावरी नदी की सहायक नदी है कौन? इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी। तो याद रखिएगा, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र में जो त्र्यंबकम श्रेणी है, त्र्यंबक श्रेणी, वहीं से गोदावरी नदी निकलती है। और इनका सहायक नदी कौन कौन है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे तो ऑप्शन दे दिया आपको, इंद्रावती, प्राणहिता, साबरी, ये तो दे दिया, ये सहायक नदी। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट इसका सहायक नदी है, किसका? मतलब गोदावरी नदी की। जिस तरह से दक्षिण गंगा या बृहद गंगा भी कहा जाता है, किसे? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इनका अन्य महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं वो हो जाएगा आपका पेन गंगा, वेन गंगा। ये भी बहुत बार पूछा कि पेन गंगा, वेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी की ही सहायक नदियां हैं, पेन गंगा, वेन गंगा और वर्धा, इसे ये सब गोदावरी नदी की सहायक नदियां। कौन कौन? इंद्रावती, प्राणहिता, साबरी, पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, पबदा, पूर्णा, मनपरा, ये सभी गोदावरी नदी की सहायक नदियां। इसमें इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, इंद्रावती, प्राणहिता, ये पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है नदियां, जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो याद रखिएगा, ये नदियां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पूना समझौता निम्न में किनके बीच हुआ था? पूना पैक्ट जो हुआ था फ्रेंड्स, अब बताना है किनके बीच हुआ था पूना समझौता। गांधी, अंबेडकर, तिलक, गोखले, नेहरू, सरदार पटेल, उसके बाद गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो ये चार ऑप्शन दिया आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गांधी और अंबेडकर के बीच। गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। वो इसलिए हुआ था फ्रेंड्स, जब गांधी जी, पता है ना आप लोग को, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 1931, 1932 में। तो गांधी जी कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में 1931 में जब वो भाग लिए थे, जब वो जा रहे थे, तो वहाँ पता ना आपको, वहाँ अर्धनग्न फकीर भी कहा था, विंस्टन चर्चिल, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। उसके बाद जब वहाँ पे मतलब उस समय ब्रिटेन का प्रधान था रैमजे मैकडोनाल्ड, सभी वहाँ बैठे, उस समय वो मतलब रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, कौन सी? सांप्रदायिक पंचायत, उसको प्रस्तुत किया गया था। उनमें कहा गया था कि जो भारतीय में जितने भी मतलब जो दलित है उनके लिए निर्वाचक मंडल अलग होना चाहिए, निर्वाचक क्षेत्र जो अलग होना चाहिए। तो इसमें से मतलब गांधी जी नहीं माने, उसका विरोध किए, तो गांधी जी वहाँ से मतलब चले आए, भारत चले आए। उसके बाद जब जेल में था उस समय गांधी जी 1932 में, तो वही जेल में, पूना की अरबदा जेल में, तो वहीं पे गांधी जी और अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, मतलब जानते हैं। उसी समझौता में ये कहा गया है कि नहीं, अलग निर्वाचक मंडल नहीं होना चाहिए, निर्वाचक क्षेत्र नहीं होना चाहिए, उसके लिए अलग से जो आरक्षण दिया, पता ना, अलग आरक्षण जो दलित सबको आरक्षण दिया, तो वही आरक्षण की व्यवस्था उसमें बढ़ा दिया गया था। तो ये सभी पूना पैक्ट के अंतर्गत आते हैं, आप इसे याद रखिएगा। कब हुआ था? 1932 में, 26 सितंबर 1932 तारीख को भी आप याद रखिएगा कि पृथक निर्वाचन जो मंडल था वो सांप्रदायिक पंचायत में, वो उसको हटा के जो आरक्षण है उनको बढ़ा दिया इस सम्मेलन में, जो इस समझौता में यही बात हुआ था। किसके बीच हुआ था? गांधी अंबेडकर के बीच, 26 सितंबर 1932 को। तो आप सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की, ये सभी बातों को आप याद रखिएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC, भारत राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? कौन? ऑप्शन में आपको दिया रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी, उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमलू खान। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, बदरुद्दीन तैयब, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारत राष्ट्र कांग्रेस के। आप इसे याद रखिएगा। इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, आप उसे सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। तो 28 दिसंबर 1885 के भारत राष्ट्र कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था, कब? 28 दिसंबर 1885 में, और स्थापना किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किए थे कौन? WC बनर्जी, ह्यूमेश चंद्र बनर्जी। आप इसे याद रखिएगा, पूछेगा इसका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज ह्यूल। अब प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? सरोजिनी नायडू। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। महात्मा गांधी जी एक ही सम्मेलन में भाग लेते 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। कहाँ? कर्नाटक में है बेलगांव। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? बताना आपको फ्रेंड्स, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये किस नदी के किनारे है आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दे रखा सीन, टेम्स, हडसन, पोटोमैक, ये 4 नदियां हैं। तो कौन सी नदी के किनारे पेरिस शहर बसा हुआ है, जो कि फ्रांस की राजधानी है, जिसे हम लोग विश्व की फैशन नगरी के नाम से भी जानते हैं, किसको? पेरिस को।
तो इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स सीन। तो सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो सीन नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद ऑप्शन बी में दिया टेम्स। तो टेम्स नदी किनारे लंदन बसा हुआ है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ स्थित है। उसके बाद हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क, अमेरिका जो न्यूयॉर्क है अमेरिका में, तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। और अमेरिका की राजधानी जो वाशिंगटन डीसी है वो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स ये 4 नदियां थे, हम सभी को बता दिए। उस नदी किनारे जो महत्वपूर्ण शहर जो बसे हुए थे हम उसको भी बता दिए। तो आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इससे भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कौन से शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो किस धर्म से संबंधित है फ्रेंड्स ये कथन कि इच्छा जो है, मनुष्य का जो इच्छा होता है हम ये करेंगे वो करेंगे, जिसके कारण उस चीज़ को पूरा करने के लिए बहुत सारे कष्ट को मतलब सामना करना पड़ता है, बहुत सारे कष्ट आते हैं उनके लाइफ में। तो ये इच्छा बता दिए सब कष्ट का कारण है, किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन में आपको दिया बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो और गौतम बुद्ध के दिया कि इच्छा सब कष्टों का कारण है। और जो बौद्ध धर्म है स्थापना किन के द्वारा किया गया था? गौतम बुद्ध के द्वारा। आप इसे भी याद रखिए। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कपिलवस्तु के निकट हुआ था 65-63 BC में। तो इतने सारे क्वेश्चन का भी याद रखिएगा। और इनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। और इसको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, मतलब सबसे पहले ज्ञान जो मतलब दिए थे, मतलब भाषण दिए थे, उपदेश दिए थे, सबसे पहले भाषण नहीं फ्रेंड्स उपदेश दिए थे सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, उपदेश सारनाथ में। सबसे अधिक जो उपदेश दिए थे कहाँ पे? तो श्रावस्ती में। आप इसे याद रखिएगा, मृत्यु कुशीनगर में। आप सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, किससे? गौतम बुद्ध से संबंधित। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये क्वेश्चन का कौन रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? कब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आयोग सारे क्वेश्चन हम बता दिए, आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल करेजी जैसा डाक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में नेक्स्ट डेट के साथ।